हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि चेकलिस्ट राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी में चेकलिस्ट को कैसे भरना है। यानी चेकलिस्ट होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, जो आप दो सेट बनाकर ले जाते हो तो उसके सेट के आगे है ना सबसे पहले चेकलिस्ट को ही लगाया जाता है। जो एग्जामिनर आपके डॉक्यूमेंट को चेक करता है ना, तो वो आपकी चेकलिस्ट के आधार पर ही पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करता है। अगर आपकी चेकलिस्ट गलत है ना, तो वो डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करेगा, वो आपको सजेशन देगा कि आप दोबारा से चेकलिस्ट को फिल कर कर लाओ। तो जैसे मैंने सूचना सहायक का डीवी करवाया था, तो उसमें मैंने चेकलिस्ट फिल की थी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि चेकलिस्ट को किस तरीके से भरना है और कौन सी गलती है वो आपको नहीं करनी है वहाँ पर। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले यहाँ पर नाम होता है, नाम फिल करना होता है और उसके बाद जन्म दिनांक यहाँ पर फिल करनी होती है। और ये भी बताऊंगा कि चेकलिस्ट आपको मिलेगी कहाँ, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यहाँ पर आपको जीमेल आईडी भरना होता है, यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है और उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के समय आपकी जन्म दिनांक क्या थी वो यहाँ पर फिल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि स्क्रूटनी फॉर्म, क्योंकि आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म है, दस्तावेज के आपने 2 सेट बनवाए हैं, तो इसीलिए आपने जो दस्तावेज़ का सेट है उसमें स्क्रूटनी फॉर्म है, तो यहाँ पर हाँ फिल करना है। और उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म आपने कब जारी किया था तो वो यहाँ पर, यानी आपने कब सबमिट किया था वो यहाँ पर दिनांक लगानी है स्क्रूटनी फॉर्म की। और स्क्रूटनी फॉर्म में जनरली क्या होते हैं, 10 पेज होते हैं, तो यहाँ पर दस्तावेजों की संख्या लिखनी है कि आपके कितने पेज हैं। 10 पेज है तो 10 पेजों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद याद रखना है कि उसके बाद यहाँ पर दे रखा है जैसे मैट्रिक हाई स्कूल यानी 10वीं की अंक तालिका, यानी 11वां नंबर पेज है ना, आपको क्रम में लिखना है। यानी जैसे आप सेट बनवा कर ले जाओ ना, वहाँ पर 11वां नंबर पेज किसका होना चाहिए, 11वां नंबर पेज होना चाहिए, वो आपके 10वीं की अंक तालिका का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 11 लिखना है वो, ठीक है। यहाँ पर हाँ लिखना है और उस 10वीं की अंक तालिका की जारी दिनांक लिखनी है। उसमें इसी तरीके से 12वीं की अंक तालिका आपको हाँ लिखना है, उसकी जारी दिनांक लिखनी है। और 10वीं की मार्कशीट के बाद में आपने अपलोड करनी है वो 12वीं की मार्कशीट वहाँ पर लगानी होती है आपके सेट में। और यहाँ पर संख्या लिखनी होती है, यानी 12, यानी 12 नंबर पेज पर आपके क्या है, 12 नंबर पेज पर आपके क्या है, 12वीं की अंक तालिका है। और उसके बाद में मूल निवास, उसके बाद मूल निवास हाँ है तो हाँ लिखना है। और उसके बाद जारी दिनांक है, तो मूल निवास यहाँ पर इसी क्रम में लगाना होता है। जैसे मूल निवास 13 नंबर पेज पर आएंगे तो आपके सेट में 13 नंबर पेज है, यहाँ पर 13 लिख देना। और 13 नंबर पेज किसका होना चाहिए, ये मूल निवास का होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र, जैसे SC ST OBC EWS का है तो ये लगाना होता है। ये आप जाति प्रमाण पत्र अगर आपका पुराना है, शपथ पत्र लगा रहे हो तो उसके दो बनते हैं, यानी एक शपथ पत्र होता है और एक आपका जाति प्रमाण पत्र है। अगर आपका न्यू है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है शपथ पत्र। तो यहाँ पर आप 14 नंबर पेज लगाना है। 14 नंबर आपके सेट में 14 नंबर पेज पर क्या होना चाहिए, 14 नंबर पेज पर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर उसकी जारी दिनांक होनी चाहिए। और उसके बाद में जो अगर आपके खेल संबंधी या फिर विशेष योग्यजन संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र है तो आप इसको भरना, अन्यथा आप इसको ना करके और इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद में स्नातक की अगर अंक तालिका है तो यहाँ पर हाँ भरना है, नहीं तो ना भरना है। याद रखना है स्नातक की जो अंक तालिका, तीनों अंक तालिका और डिप्लोमा, यानी 4 डॉक्यूमेंट हो गए। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे आप, क्योंकि 14 नंबर पेज तक आपने यहाँ पर फिल किया है। क्या फिल किया है, जैसे जाति प्रमाण पत्र 14 नंबर पेज तक फिल किए हैं, उसके बाद 15, 16, 17, 18, यानी 3 तो आपकी BA की अंक तालिका और चौथा डिप्लोमा। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है 15 से लेकर 15, 16, 17, 18, यानी 18 नंबर पेज तक क्या है, ये आपके 15 से लेकर 18 नंबर तक क्या है, ये आपके स्नातक यानी BA की अंक तालिका है। और उसके बाद अगर आपने B.Ed भी किया है तो इसी तरीके से आगे लिखना है, अगर नहीं किया है तो खाली छोड़ देना है, मैंने B.Ed नहीं किया। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो मैंने ITI में कोपा में डिप्लोमा किया है तो हाँ लिखना है और उसकी जारी दिनांक लिखनी है। और उसके बाद आपके सेट में जो 19 नंबर पेज होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो डिप्लोमा का होना चाहिए। इस तरीके से फिल होता है। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र तो सभी के हैं तो हाँ लिखना है और उसके बाद जारी दिनांक लिखनी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र है तो 20
और 21 इस तरीके से लिखना है, यानी 20 से 21 तक क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद वचनबंध सादे कागज पर है, हाँ, और उसकी जारी दिनांक लिखनी है और 22 नंबर पेज यहाँ पर लिखना है। याद रखना है, जैसे आपने यहाँ पर क्रम लगाया ना, उसी क्रम में आपको सेट तैयार करके ले जाने होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके बाद संविधान संबंधी शपथ पत्र है, तो उसका हाँ और जारी दिनांक और 23 नंबर पेज यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद दहेज संबंधी शपथ पत्र लगाया, हाँ, और उसकी जारी दिनांक और उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर पेज लगाना है। ठीक है, विवाह संबंधी है तो विवाह किया है तो हाँ लगाना है और उसकी जारी दिनांक और उसके पेज संख्या, अगर नहीं लगाया तो ये खाली छोड़ देना है। और बच्चों के घोषणा संबंध में आपने लगाई है तो हाँ लिखना है और उसके बाद जारी दिनांक लिखनी है और उसके बाद पेज नंबर लिखना है, जैसे 25 नंबर पेज पर है। और उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र होता है, सामान्य घोषणा पत्र सभी के होते हैं, 26 नंबर पेज पर है, तो इस तरीके से लगाना है। और लास्ट में आपको अटेस्टेशन फॉर्म लगाने हैं। यहाँ पर हस्तलिखित जो आपने लगाए थे ना, हस्तलिखित नमूना है, वो यहाँ पर अटैच करना होता है। तो इस तरीके से शैक्षणिक योग्यता इसी क्रम में आपको अटैच करनी है और अंत में अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। तो सब चेकलिस्ट होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। वहाँ पर अगर आप डीवी देने जाओगे ना, तो चेकलिस्ट को पूरे ध्यान से भरना, क्योंकि आप सेट लगाते हो ना, जैसे ये सेट है पूरे पेजों का, ठीक है, तो इसी सेट के सबसे आगे होती है ना, वो चेकलिस्ट ही होती है। एग्जामिनर आपके सबसे पहले चेकलिस्ट देखेगा। चेकलिस्ट में जैसे एक से यहाँ पर लिखा है 1 से 10 नंबर पेज है, तो वो आपके चेक करता है कि 1 से, जैसे यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म है 1 से 10 नंबर पेज है, तो वो आपके 10 पेज के स्क्रूटनी फॉर्म को चेक करेगा। ठीक है, जहाँ पर, और जैसे आपने 1 से 10 नंबर पेज है तो यहाँ पर आपको पेज संख्या भी लगानी है। जैसे ये 1 नंबर पेज है, ठीक है, दूसरे कागज़ पर जाओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दूसरे कागज़ पर जाओगे तो ये 2 नंबर पेज है, यहाँ पर पेज संख्या भी आपको लगानी है। तीसरे नंबर पर पेज पर जाओगे तो 3 नंबर पेज है। इस तरीके से पेज नंबर लगाना होता है। यहाँ पर रोल नंबर लिखने होते हैं और यहाँ पर आपका नाम लिखना होता है, यानी नाम, रोल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर लिखने होने चाहिए। क्योंकि पेज के आधार पर भी और एग्जामिनर चेक कर पाएगा कि आपने कहाँ पर क्या लगाया है। 1 से 10 नंबर पेज पर आपने क्या लगाया, स्क्रूटनी फॉर्म, और उसके बाद 11 नंबर पेज पर अंक तालिका। तो 11 नंबर पेज पर ही आपकी अंक तालिका होनी चाहिए, यानी अलग नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप 13-14 नंबर पेज पर अंक तालिका लगा रहे हो, जहाँ जिस मतलब जो डिटेल यहाँ पर फिल की है ना, सेम वही आगे दी होनी चाहिए सेट के अंदर। उसके बाद जैसे 12वीं की अंक तालिका 12 नंबर पेज पर है, तो 12 नंबर पेज पर ही आपकी अंक तालिका होनी चाहिए। यानी चेकलिस्ट वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो इसको ध्यान से भरना होता है। आप वहाँ पर भी जाकर चेकलिस्ट को किसी से पूछ कर भर सकते हो। ठीक है, अगर आप नहीं भरना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको चेकलिस्ट किसी से पूछ कर भर सकते हो। वहाँ पर टाइम, मतलब इनफ टाइम दिया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि जाते सारी आपसे कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट लेकर आओ, आपने नहीं बनवाए। आपको बाकायदा वहाँ पर बताया भी जाता है कि चेकलिस्ट को आपको कैसे भरना है और चेकलिस्ट को पूरे ध्यान से भरना है, और वहाँ पर आपको टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर आएगा, आपका अभी नंबर आया है तो आपको पहले भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है और उसके बाद आप बता देते हो कि मेरा सेट है वो पूरा तैयार है, उसके बाद वो आपको अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर जाकर भी आप चेकलिस्ट भर सकते हो। लेकिन चेकलिस्ट का प्रारूप आपको पता होना चाहिए कि कैसे भरना होता है। जैसे यहाँ पर दिया होता है ना स्क्रूटनी फॉर्म, तो 1 से 10 नंबर पेज है स्क्रूटनी फॉर्म के होने चाहिए, और 11वां नंबर पेज पर क्या होना चाहिए, जैसे 10वीं की अंक तालिका, और 12वें नंबर पेज पर 12वीं की अंक तालिका। इसी क्रम में आपको वहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, अगर आप क्रम बिगाड़ दोगे ना, तो वो एग्जामिनर आपको डांटेगा भी, और आपको हो सकता है कि वो दोबारा भी भेज दे कि आप चेकलिस्ट दोबारा बना कर लाओ। तो आपको ये चेकलिस्ट है ना, इसकी 2-3 कॉपी वहाँ पर ले जानी होती है। क्यों ले जानी नहीं होती, ले जाना, क्योंकि अगर एक चेकलिस्ट में आपकी गलत जानकारी फिल होती है तो दोबारा से आप दूसरी चेकलिस्ट में कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी 2-3 फोटो
फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लेकर चले जाना, क्योंकि एक में अगर जानकारी गलत होगी तो दूसरे में तो सही फिल कर सकते हो। इसी तरीके से आपको चेकलिस्ट बननी होती है। चेकलिस्ट सेट के शुरुआत में लगती है और उसके बाद दस्तावेजों की संख्या ना, इसी के आधार पर वो एग्जामिनर चेक करता है। जैसे 14 नंबर पेज पर क्या है, 14 नंबर पेज पर जाति प्रमाण पत्र है, तो वो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे जाएगा डॉक्यूमेंट के अंत में और 14 नंबर पेज को देखेगा कि 14 नंबर पेज पर क्या आपका जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर सभी जो सेट होता है ना, वहाँ पर संख्या लिखनी होती है। जैसे ये 1 नंबर पेज है तो दूसरा है वो दूसरा नंबर पेज है, उसी तरीके से यहाँ पर लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के कितने सेट चाहिए, डॉक्यूमेंट के 2 सेट चाहिए। वहाँ पर सिर्फ वो एक ही मांगते हैं, लेकिन 2 का कहते हैं, 2 हो सकता है कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट हो, लेकिन लगाया वहाँ पर एक ही सेट जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये आपके साथ जानकारी साझा की है। अगर वीडियो आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।